नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। महाराष्ट्र और पूरे देश में इन दिनों सचिन वाजे का मामला सुर्खियों में बना है। आए दिन इस मामले में एक के बाद एक नई कड़ी जुड़ते जा रही है। सियासत भी काफ़ी तेज़ी से इसमें हो रहा है। अगर बुधवार की बात करें तो बुधवार को इस मामले में मुंबई पुलिस के अंदर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला। जो मुंबई के सीपी हैं परमवीर सिंह, उनका तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह जो है डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हेमंत नगराले को दी गई है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी हैं। अनुराग जी, सचिन वाजे पर मैं तो आऊँगा ही, लेकिन सबसे पहले एक सवाल ये है कि परमवीर सिंह का तबादला और उनकी जगह हेमंत नगराले को लाना, आप किस तरह से देखते हैं इसे? मेरी जानकारी है कि एनआईए ने बाकायदे मुंबई सीपी के ऑफिस पे छापा मारा। जी। अब मुंबई पुलिस छापा मारे और मुंबई पुलिस के कमिश्नर के ऑफिस में वो कागज़ जमा करने पहुंच गए, और ऐसी पूरी संभावना है कि इस मामले में परमवीर सिंह ने चूंकि सचिन वाजे को अतिरिक्त भार दे रखा है, मतलब समझिए कि सचिन वाजे की पोस्ट जो है वो एपीआई है मामूली। मुंबई पुलिस में 756 एपीआई हैं और उनको पूरे क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, उसका एक तरह से चार्ज दे रखा है परमवीर सिंह ने। तो परमवीर सिंह के प्रोटेजी हैं वो। तो इस पर्टिकुलर मामले में जब भी सचिन वाजे से बातचीत होगी, जांच होगी, तो परमवीर सिंह भी जांच के दायरे में आ जाते हैं। तो वो दायरे से बचने की कोशिश है। कल परमवीर मुंबई का सीपी जाएगा वहाँ पर, जब उनको बुलाया जाएगा एनआईए के दफ्तर में, तो मुंबई के सीपी के साथ पूरी मुंबई पुलिस वहाँ खड़ी नज़र आएगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेरे ख्याल से परमवीर सिंह का तबादला किया गया है। हेमंत नगराले उनकी जगह लाए गए हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने होगी इस समय, खासतौर पर बतौर मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद को लेकर? हेमंत नगराले ने खुद इस बात को, जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया है, उन्होंने कहा है कि ये छवि पे दाग लगा है और उसको मुझे दूर करना है, मुंबई पुलिस को उबारना है। और निश्चित तौर पे इस पर्टिकुलर मामले में जैसा कुछ हुआ है, जो घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा है, उससे मुंबई पुलिस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। इसके पहले ऐसा नहीं कि मुंबई पुलिस पे चुनौतियां नहीं लगी हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के मीडिया ने कितना बड़ा बखेड़ा मुंबई पुलिस पर खड़ा कर दिया था। तो मुंबई पुलिस के साथ चुनौती कोई पहली बड़ी नहीं है, और इसमें से निकल आना है ना, वो एक बहुत बड़ी, फिर मैं कहूँगा कि सचमुच एक बड़ी चुनौती इस समय मुंबई पुलिस का इंतज़ार कर रही है। उसको अपनी छवि जो है, बहुत कुछ छवि पर निर्भर करता है। पुलिस का काम छवि का काम है। आज मुंबई में देश भर से जो संगठित गिरोह हैं, वो मुंबई में आकर के अपराध करने से बहुत डरते हैं। आप समझिए मुंबई में अपराध कैसे होते हैं। कोई नौकर आया, मूर्ख ने अपने मालिक के साथ कुछ किया और गांव भाग गया, नासमझी में अपने कि गांव में मैं बच जाऊंगा। कोई संगठित गिरोह, देश के संगठित गिरोह आकर के जैसे यहाँ बंदूक और गोलियां चला के भाग जाएं या चोरी करके भाग जाएं, आप जल्दी ऐसी स्थिति करते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस का एक रुतबा, एक दबदबा है। उस दबदबे को कायम रखना पड़ेगा, उस नाम को कायम रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये एक नगराले जी के सामने तुरंत एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है कि उस नाम को फिर बनाया जाए, उस दबदबे, उस रुतबे को फिर से मुंबई पुलिस को लाया जाए। लेकिन सवाल यही है, एक सचिन वजह की वजह से पूरे पुलिस महकमे को बदनाम करना या फिर दोषी मानना कहाँ तक हाँ, वाजिब है? ये बहुत ही ये मीडिया जो है आजकल जिस तरह काम करता है, वो बड़े अजीब ढंग से काम करता है। पिछली बार आपने देखा कि एक एक्टर ने आत्महत्या कर ली पंखे से लटक करके। उसको इतना ज़्यादा प्रपंच में डाला गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या कमी, वो बाकायदे मीडिया के रिपोर्टर ही इन्वेस्टिगेटर बन गए बाकायदे। और उसमें कौन सा बैग कहाँ से निकला पता नहीं, कितने हज़ार घंटे लोगों के ख़राब किए उन्होंने। अंत में एनआईए के पास केस गया, उन्होंने बोला ये जो मुंबई पुलिस ने जो जांच की थी वो ठीक थी, एक्टर ने ड्रग्स ले लिए थे, उसी ड्रग्स लेकर के उसने आत्महत्या कर ली उसी रॉ में। जी। इतना सब निकला, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। तो फिर वही स्थिति है कि मीडिया को जब कुछ मिलता है तो वो ये सोचती भी नहीं है कि वो किस छवि को कहाँ स्थिति। मैंने बताया ना कि सचिन वजह 756 एपीआई है मुंबई में, 756, उनमें से एक है, ठीक है। उसके ऊपर तो अभी जितने पुलिस स्टेशन 100 के ऊपर हैं उनके सीनियर्स होते हैं, उस सीनियर्स के ऊपर फिर आप समझिए कि एडिशनल कमिश्नर ही 1 दर्जन के ऊपर हैं, और फिर
संयुक्त आयुक्त आयुक्त, एक इतनी बड़ी फौज है, उसमें एक बहुत छोटा सा एक कारिंदा है सचिन वजह। हाँ, और सचिन वजह को जो जिम्मेदारी दी गई थी क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट की, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। और फिलहाल जो शंका के बादल जिस तरह आए हैं सचिन वजह को लेकर के, जो चीज़ बताई जा रही है कि इतने बड़े उद्योगपति हैं अंबानी, उनके घर के बाहर एक बाकायदे एक जिलेटिन स्टिक रख दी जाती हैं और उसके साथ जैश का एक नोट रख दिया जाता है कि भैया इतने पैसे दो, वसूली के लिए, पैसे के लिए। अनुराग जी, पत्रकारिता में आपको काफ़ी लंबा अनुभव भी है। अगर हम सचिन वजह और इस पूरे प्रकरण की बात करें तो विस्फोटक रखना अंबानी के घर के बाहर और सचिन वजह का कनेक्शन, प्राइमा फेसी जो प्रथम दुष्टाय है, वो आप पहली नज़र में आपको कि पूरा मामला क्या किस तरह से लग रहा है, क्या है? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊँ जी। जब शुरुआत आपने मेरे अनुभव का जिक्र किया तो अनुभव के हिसाब से बताता हूँ। एक शुरुआत में मुंबई में जो गैंग वॉर था जी, वो सचमुच इस स्थिति को प्राप्त हो गया था कि रोज़ एक गैंग उसको मार रहा है, वो गैंग उसको मार रहा है, मन में वसूली हो रहे हैं रोज़, है ना, आपस में स्थिति। पुलिस ने इसके उपाय के तौर पर एनकाउंटर शुरू किए और कई गैंग लीडर्स को उन्होंने बाकायदे मारना शुरू किया। एक तरह की रेस लग गई। शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा हो रहा था, शायद ठीक भी हो रहा। अब ये जस्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, बिना किसी को बिना अदालत में ले जाके किसी को गोली मार दी जाए, इसका जस्टिफिकेशन तो करना मुश्किल है, पर इससे शांति निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक बहाल हुई थी शुरुआती दिनों में। वो संकट के दिन थे। ये जो लोगों की हत्याएं कर रहे थे, अब मैं उनको हत्या ही कहूँगा, मैं दूसरा शब्द नहीं इस्तेमाल, मैं एनकाउंटर शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं हत्या ही कहूँगा अगर इस तरह से होती है तो वो जो स्थिति थी, वो जो गोलियां मार रहे थे लोगों को, कई लोगों को फिर उन्होंने कई इससे अलाइनमेंट तैयार हो गए। एक गैंग ने दूसरे को बताना शुरू किया और वो गैंग, इनमें से बहुत सारे जो कथाकथित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, ये धीरे धीरे टिप पाने लगे कि इस गैंग से इसको टिप मिलेगा, उस गैंग से उसको टिप मिलेगा। भाई साहब, वो टिप सिर्फ नाम के लिए थी नहीं, उससे कुछ और भी लेन देन होने लगा। फिर जी। वो लेन देन फिर बढ़ता चला गया, पैसों की हवस, भूख बढ़ती चली गई, कई लोगों को यूं ही उठा लिया गया। मैं खुद कई ऐसी घटनाक्रम बता सकता हूं आपको कि रात को उठा लिया गया और सुबह उठा करके ठोकने की स्थिति, उसको ये शब्द इस्तेमाल करती है मुंबई पुलिस, ठोक देने वाला, है ना। तो ठोक, अब ये आप समझिए मुट्ठी भर लोग थे मुंबई पुलिस में, है ना, लाखों पुलिसकर्मी हैं। ये मुट्ठी भर लोगों से मुंबई पुलिस डिफाइन नहीं होती है, लेकिन इन लोगों ने कब्जा कैसे कर लिया पूरे मुंबई पुलिस फोर्स पे, लगा कि यही पुलिस है, क्योंकि यहाँ कोई न्याय भी नहीं था ना। यहाँ तो रात को उठा करके लाए और सुबह आपको रख दिया, 2-4 गोलियाँ चला दी। और भाई, एक तरह की पुलिस प्रेस नोट रोज़ एक ही तरह की निकलती थी कि पुलिस ने वहाँ क्या ना सापड़ा रचला होता, यानी वहाँ उन्होंने अपना जांच लगाई थी, तब तक सामने वाला है, पुलिस ने चुनौती दी, सामने वाले ने गोली मारना शुरू कर दिया, पुलिस ने बचाव में गोली मारी, जिसमें वो आदमी मारा गया। रटा रटाया लाइन, है ना भाई साहब। वो तो मेरे ख्याल से प्रेस नोट में सिर्फ नाम बदल देते थे और वो प्रेस नोट भी वैसी की वैसी चलती थी। लेकिन ये जो स्थिति बनी, इसमें जो पैसे आए, जिस तरह के अभूतपूर्व पैसे, छोटे छोटे ये अदना कर्मचारी थे उन दिनों, जिनकी हम आज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम पर कर, इन्होंने इतने पैसे बना लिए कि एक दिन ऐसा आया कि ये मुंबई के पुलिस फोर्स का कमिश्नर तय करने की स्थिति में पहुंच गए। राजनीति में हमेशा पैसे लगते हैं, तो राजनीति में जो पैसे चलते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपसे कोई वसूली करने नहीं आता ना, जनता से कौन वसूलता है पैसे? अब वो ज़माने चले गए, रसीद और चंदा जनता से लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज चलती थी, इसी तरह से पैसे आते हैं। ऐसे ही स्थिति पहले ये थी कि पहले पुलिस की पोस्टिंग के लिए अलग तरह का व्यवहार रहता था। एमएलए जाता था, अपने इलाके में अपना आदमी बिठाता था ताकि उसका रुतबा दबदबा बना रहे। फिर उसके लिए लेन देन होने लगे इंस्पेक्टर लेवल पर, इंस्पेक्टर लेवल तक ही लेन देन होते थे। पिछले 25-30 साल में इसका क्षय राजनेताओं ने इतना ख़राब कर दिया पुलिस फोर्स को कि स्थिति ये, अब मैं राजनेता जब बोल रहा हूँ तो मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के राजनेता, हर पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ जी। महाराष्ट्र में 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेजर, मैं सभी को गिन रहा हूँ, सब ने ये कारोबार किया है। फिर बड़े पदों पर लगभग बिक्री शुरू हो गई, मैं बड़ा ओछा शब्द लगेगा, नीलामी शुरू हो गई बड़े पदों पर। एडिशनल कमिश्नर के पद तक
ऐसी स्थिति बनी कि बेचने की स्थिति आ गई जी, जी। और लोग वहाँ ऐसे बैठाए गए, इस तरह के लोग। तो धीरे धीरे पैसा बड़ा महत्वपूर्ण हो गया एकदम से। ये सब राजनेताओं की वजह से हुआ। ये राजनेताओं को पैसे पहुँचे, फिर बड़े अफसरों को उसको पहुँचे, वो पद ही अपने आप में दूषित होते चले गए। अपने आप में देखा कि वो जो रुतबा था मुंबई के कमिश्नर का, वो पैसे दे के जो कमिश्नर आया उसको अगले पैसे बनाने हैं, राजनेता को फिर पैसे बनाने हैं। पैसा प्रमुख चीज़ हो गया। उस पैसे के कारोबार में जो ईमानदार पुलिस अफसर थे, जो हज़ारों की संख्या में आज भी मुंबई पुलिस में, वो कहीं बगल में डाल दिया गया। और इसमें सचिन वजह के टाइप के लोग हैं ना, और दूसरे लोग जो मेरे ख्याल से एक पूरी गैंग है जो इस तरह से काम कर रही थी। नाम लेना सब जानते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गैंग। अपने पे फिल्में बना रहे हैं भाई साहब खुद, पैसे हम सबको पता, हम सबको ये शंका है कि इन्हीं के पैसे लगे हुए हैं। जय जयकार अपनी खुद की करवा रहे हैं, लोगों को मारा है ना, कई निर्दोषों को हत्या की है। मैं इसको जानता हूँ पत्रकार के तौर पे। ऐसे 2 मामले मेरे सामने हैं कि 2 लोग बच गए क्योंकि पत्रकारों को रात को मालूम पड़ गया, और उसके एक जगह तो समाचार छप गया, एक जगह पत्रकारों ने फैक्स करके सवाल पूछ लिया था। तो 2 लोग शिवसेना के नेता हुआ करते थे, पवन पांडे जी, उनको रात को उठा लिया था इसी गैंग के एक बंदे ने, और रात को फिर पवन पांडे जी का बाबरी मस्जिद, जी, वो समाचार छपा एक छोटा सा एक मुंबई के हिंदी अखबार में कि रात को उठाया है। तो उनको रात को बता दिया गया था सुबह अगर एनकाउंटर करोगे तो रात को 11 बजे छपा हुआ समाचार है, अगले दिन नप जाओगे। उसने सुबह 5 बजे अपना आदमी भेजा प्रेस में, और वो अखबार आया और वो छूट गए पवन पांडे। इसी तरह काशी पाशी का एनकाउंटर होना था, एक चैनल को मालूम पड़ा और उस चैनल ने बाकायदे फैक्स भेजा करके पूछा। फैक्स के सारे रिकॉर्डिंग्स रहते हैं, तो वो फैक्स के आधार पर सवेरे काशी पाशी जिनको एनकाउंटर के लिए उठा लिया गया था उसको सुबह छोड़ देना पड़ा। तो ये ऐसी स्थितियां जो हैं, है ना, अपराधी हैं, उनसे निपटना है, लेकिन कानूनी ढंग के कानूनी दायरे में उनके भी अधिकार। मुंबई पुलिस का जो नाता है विवादों से, वो कोई नया सचिन वजह नया मामला नहीं है। इसके पहले भी हम, चाहे वो एनकाउंटर का मामला हो अभी, चाहे जब विवादों से नाता जो है लगातार उनका जुड़ता है। देखिए, अब आप पूरी मुंबई पुलिस जो बोल रहे हैं ना, मैं इस पर आपत्ति लेता हूँ। लाखों लोग हैं जी, हैं लाखों कर्मचारी, 24,000 तो सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है ना। हर एक की जिम्मेदारी ली नहीं जा सकती, हर तरह के लोग होते हैं। मैं कह रहा था ये महिमा मंडन जो शुरू हुआ था कुछ लोगों का, इन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम किया, और मुंबई पुलिस इनसे जितनी जल्दी छुट्टी पाएगी, है ना। आपको पता था एक टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना था, तो मालूम पड़ा वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पता नहीं किन किन लोगों को मार रहा है, उसको बाद में भंग कर देना पड़ा। जो आखिरी एनकाउंटर उन्होंने किया था विक्रोली में, मैं उस साइट में तब क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, मैं गया, मैंने देखा, और बड़े साधारण से ड्राइवर परिवार था 2-3-4 को, उनमें से बेचारे किसी तरह छत वत से निकल करके भागे, औरतें बच्चे थे उसमें, है ना। ये बात बाद में खुली, और वो उसके बाद वो भंग कर दिया गया पूरी तरह से उसको। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो एक तरह के नियंता हो जाते हैं। ये पुलिस फोर्स में रहते हुए ऐसा मानते हैं कि भाई हम आपका जीवन कंट्रोल करते हैं, और हम जो बोल देंगे वो नियम है। ऐसा नहीं हो सकता। समस्या यहाँ भी आन पड़ी है कि पुलिस फोर्स में जिस तरह पुलिस हमारी फंक्शन करती है, वो पुलिस फोर्स में हमारा इन्वेस्टिगेशन कहाँ हद तक होता है। बस मुजरिम को पिटाई करो, उल्टा लटका दो, मारो और उससे कबूलवा लो, बस। फिर कोर्ट में तय नहीं होता। स्थिति ऐसी आन पड़ी थी कि 12-13% केसेस ही साबित हो पाते थे कोर्ट में। अब बयान का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ जाके मुकर जाता है। तो लेकिन यहाँ हमने सॉर्ट कर दिया, हमने केस कागज़ पर सॉल्व कर दिया। ये कागज़ पर सॉल्व करने की जो तरीका निकला, इस पर कुछ लोगों ने ये भी सीख लिया। ये सारी चीज़ों को फिर से ठीक करने की ज़रूरत है, और ये तुरंत न्याय देने की जो प्रक्रिया है कि बीच में जजेस की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट की ज़रूरत, सब कुछ तो इनको दे दिया, तो सब लोग, अब सब राजनेता, सब जज, कोर्ट वोट बंद कर दिए जाएं भाई साहब। इनको पूरा अधिकार दे दिया जाए कि जिसको मारना चाहो उसको मारो। मैं उस यूनुस ख्वाजा की बात कर रहा हूँ जी। एक सामान्य सा एक युवक जो दुबई से अपनी माँ से मिलने आया था, उसको अचानक उठा लिया ना, और उसके खिलाफ केस आपने रजिस्टर कर लिया, और अचानक बता दिया कि औरंगाबाद में ये 2002 की बात है जी। उसको उठा लिया और उसको बता दिया कि ये माँ को बताया कि ये हम उसको औरंगाबाद ले जा रहे थे, रास्ते में वो भाग गया, है ना, भाग गया। भाई साहब, आज तक ये स्थापित हो गया, जेल में रहे ये 12-13 साल भाई साहब, ये सज्जन जो हैं सचिन वजह, उसी केस में आज तक
यूनुस ख्वाजा की डेड बॉडी जिंदा या मुर्दा मिला नहीं है, ठीक है भाई साहब। वो माँ इंतज़ार कर रही है, ठीक है। जो माँ ने एक सामान्य सी साधारण से परिवार की एक महिला, एक मुस्लिम महिला लड़ी और उसने न्याय दिलाया। पूरे के पूरे पुलिस फोर्स के तथाकथित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अंदर चले गए थे। अब देखिए कैसे था स्थिति की वो। आपने थोड़ी देर पहले मीडिया का नाम लिया, मीडिया की चर्चा की जी। मीडिया के साथ भी क्या हुआ इस पर्टिकुलर खेल में, मीडिया भी कहीं कहीं बजनिए की तरह शामिल हो गया। इस पे प्रश्न चिन्ह उठाने बंद कर दिए उसने, क्योंकि मुझे रोज़ एक खबर देनी है और मुझे खबर कौन दे सकता है? वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो एनकाउंटर करेगा वो सुबह बताएगा। जी। बाकायदा न्यू दिल्ली टाइम्स की नाम की फिल्म बनी थी जिसमें सुबह वो आदमी को रात को मारता है और सुबह अपने अखबार में छाप देता है, तो वो चलता है उसका अखबार। बट वो थोड़ा सा काल्पनिक तरह की फिल्म थी, लेकिन यही स्थिति थी कि इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास खबर पहले से होती थी, तो पत्रकार लोग वहाँ हो गए और स्थिति ऐसी आन पड़ी कि जिसको लोग दूसरे पत्रकार लोग जो जानकार पत्रकार वो कहने लगे कि मुंबई के क्राइम रिपोर्टर्स में ज़्यादातर लोग, कुछ बहुत ही अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं, उनका बड़ा रुतबा है और बड़ा उनका सम्मान है, लेकिन अधिकांश जो रिपोर्टर हैं वो स्टेनोग्राफर बन गए जी। कि जैसे बताया वैसे लिखा वाली स्थिति है। मैंने आपको बताया कि कैसे प्रेस नोट छप के आती थी, वही प्रेस नोट जैसे उसको महाज्ञान समझ करके कभी किसी चीज़ पे प्रश्न नहीं पूछा। प्रश्न पूछते भी कैसे? आप देखिए जेडे के हत्याकांड, जेडे नाम के एक पत्रकार को पवई में दिन दहाड़े मार दिया गया और उस हत्या के आरोप में एक दूसरी महिला पत्रकार को बरसों तक जेल में रखा गया। बताया कि दोनों में कंपटीशन था, दोनों ने एक दूसरे को मरवा दिया। भाई साहब ये स्थिति, पुलिस ने ऐसा केस बनाया जो टिका नहीं कोर्ट में, है ना भाई साहब। ये स्थिति जो है कहाँ तक आई, ये कैसा कंपटीशन था पत्रकारिता में, और ये कैसी स्थिति थी जो गैंग वॉर और गैंग लीडर्स तक जाती है। क्राइम रिपोर्टिंग मैंने भी की है इस शहर में, 10 साल मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग शुरुआती दिनों में की है, लेकिन कोई मुझे किसी अपराधी के साथ संलग्न कर दे, एक तस्वीर दिखा दे किसी संलग्न, पूछा जरा बर है ना, पर वो कहीं उलझा नहीं, है ना। आप जब किसी से कोई किसी भी तरह का उपकार लेते हैं तो आप परेशान होते हैं। मैं ऐसे क्राइम रिपोर्टरों को जानता हूं जो लोगों को धमका देते हैं, कल उठा लेंगे, कौन उठाने आएगा, आप नहीं, पीछे हैं खड़े हुए लोग। तो इस तरह की जब चीज़ें आ जाती हैं, है ना, आप जब हद के बाहर जाते हैं, पत्रकारिता भी दूषित हो जाती है। सारे के सारे क्षेत्र, आप सोचिए मैंने कहाँ से शुरू किया, हमने इस चर्चा कहाँ से शुरू की, राजनीति बिगड़ी, पुलिस फोर्स बिगड़ी, पत्रकारिता बिगड़ी, है ना। इसके फिर हम देखेंगे कि ये कोर्ट कचहरी ये चलता चला जाता है, सारा सिस्टम, सारा समाज दूषित हो जाता है। मुट्ठी भर लोग उसको बिगाड़ सकते हैं। तो ये जो एनकाउंटर गैंग है, उस एनकाउंटर गैंग पे कहीं ना कहीं, है ना, इनको पॉलिटिक्स, है ना, ये एनकाउंटर से निकले और ये राजनेता बन गए अचानक के। ये स्थिति जो है कैसे आनी चाहिए, क्यों हमको प्रवेश देना चाहिए इन लोगों को? कहीं ना कहीं मौजूदा राजनेता जिस भी पार्टी में हो, उनको इस पर सोचने की ज़रूरत है कि ये महिमा मंडन, इस तरह का अतिवादिता, है ना, इससे क्या अपराध ख़त्म हुए हैं, एक नए तरह का अपराध शुरू हुआ है ना। ऐसा लग रहा है, पहला ये खेल लग रहा है कि ये सचिन वजह के मामले में ऐसा लग रहा है कि जैसे अपराध खुद पुलिस फोर्स कर रही है। अब ये दोनों तरह की बात है। वजह में कह रहे हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, षड्यंत्र करने वाला भी तो पुलिस विभाग का ही है, वो बाकायदे नाम ले रहे हैं मेरे विरोधी हैं पुलिस फोर्स के। तो भाई साहब जिसने भी किया, जिलेटिन स्टिक रखी, गाड़ियाँ रखी, वैसे लग रहा है कि वो चित्र जो एक आदमी का लग रहा है, वो जो चला जा रहा है, एक बाकायदे पीपीई किट पहने हैं सफ़ेद रंग की, जैसे आजकल कोविड में लोग पहनते हैं, वो पहने चला जा रहा है, अंदर कुर्ता पैजामा लग रहा है अंदर पहने हुए, वो चला जा रहा है। तो वो सचिन वजह की हाइट और उसके वेट का आदमी लग रहा है। अब षड्यंत्र होगा तो उसके जैसा आदमी वहाँ बैठा दिया गया होगा, जो भी हो। पूरी पुलिस फोर्स में ये ऐसा काम हो रहा है। या तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो अंबानी जी को डराने की कोशिश है, उनसे पैसा वसूली की कोशिश है ना, और षड्यंत्र कहाँ तक जाता है कि वो ट्रेस कहाँ से होता है, कहाँ से वो मोबाइल फ़ोन आता है, जैश कहाँ से उसका जिम्मेदारी लेती है, तो मालूम पड़ता है तिहाड़ जेल में बंद अपराधी हैं जिसके पास और फ़ोन निकले। तो भाई साहब दबाने और छिपाने की कोशिश किस हद तक गई है ना। आप देखिए कि ये षड्यंत्र भी कितने हद तक गया है। ये षड्यंत्र बड़े निचले स्तर पर गया है, और पुलिस फोर्स में ये जो लोग हैं, इसमें जो शामिल लोग हैं,
मेरे ख्याल से उन्होंने तो इतना बड़ा पाप किया है कि उनको क्षमा नहीं की जा सकती, और उनको बिल्कुल सबसे कठोरतम दंड हम लोगों की जो न्याय व्यवस्था में मिलना चाहिए उनके लिए रखा जाना चाहिए। ये इसको कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि जिस तरह से इस मामले में राजनीति, खासतौर पर अगर विपक्ष की बात करूँ तो विपक्ष जो है लगातार उद्धव सरकार पर इस मामले को लेकर हमलावर है। कल दिल्ली से देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि वजह और परमवीर जो हैं छोटी मछली हैं इस मामले की। ये कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई इसलिए हो रही कि बड़े लोगों को बचाया जा सके। कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है उद्धव सरकार के लिए गले की हड्डी ना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस पर्टिकुलर मामले में उद्धव जी ने उद्धव जी का जैसा स्वभाव है, वो जिससे प्रेम करते हैं उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और राजनेता को ये नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा गुण नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आज के युग में ये गुण नहीं है, कहीं से दुर्गुण है। उन्होंने जो वाक्य इस्तेमाल किया है ना, सचिन वजह को प्रोटेक्ट करने में, उन्होंने कहा कि सचिन वजह ओसामा बिन लादेन नहीं है जी, है ना। ये ओसामा बिन लादेन की तुलना करना और फिर वैसे करना और इस हद तक जा कर के प्रोटेक्ट करना, है ना भाई साहब, ये शोभा नहीं दे रहा और ये उचित नहीं है जी। ये जो भी होगा, आपको पुलिस फोर्स को कई बार प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और जो कारगर व्यक्ति होता है ना, CIA यूनिट का चीफ है, जो सबसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है, सबसे बम्बई की एकदम एलाइट फोर्स है, वही सब कुछ बम्बई को कंट्रोल करती है। अपराधों को रोकने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो उस फोर्स के व्यक्ति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हो, इन सब को वो जो नीचे जो काम है उनका मोरल बनाए रखना पड़ता है, उनका मनोबल बनाए रखना। वो गिर गया तो फिर सब कुछ स्थिति खराब होती है, तो कई बार उनके प्रोटेक्शन में खड़ा हुआ जाता है। तो वो किस हद तक आप जा करके उनको प्रोटेक्ट करेंगे, वो वाक्यों का इस्तेमाल आप क्या करेंगे। सचिन वाजेगा शिवसेना के कई नेताओं से इस पर्टिकुलर मामले में उद्धव जी को ये कह सकते थे कि जैसा कानून जैसे जैसे चलेगा, जैसे अनफोल्ड होगा, वैसे लोगों को सजाएं मिलेंगी, पुलिस अपना काम कर रही है ना, इससे रोक देना चाहिए था। एक वाक्य शायद ज़्यादा बोल गए। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। कई नेताओं के संबंध भी जो हैं होने की बात कही जा रही है सचिन वजह के साथ में, शिवसेना के कई नेता बताए जा रहे हैं। हाँ, सचिन वजह बाकायदे शिवसेना में शामिल हो गए थे। वो बीच में जब बेकार घूम रहे थे, उन्होंने कई काम किए हैं। वो TV9 में, है ना, इन्वेस्टिगेशन के चीफ हो गए थे। एक लई भारी नाम का ऐप अखबारों को लेकर के उन्होंने लॉन्च किया। उनका है कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लॉन्च करने में वो शामिल थे, है ना। और वो ख़बरों के मामले में मराठी खबरें जो देखते हैं, वो एक अच्छा ऐप है ना, जो चल रहा है। तो वो मीडिया की दुनिया से भी सचिन वजह जुड़े और बेकारी के दिनों में वो राजनेता भी बने, है ना। और सचिन के जो चीफ थे वो तो बाकायदे उन्होंने तो शिवसेना की पार्टी से एक चुनाव भी लड़ लिया है विधानसभा का। तो ये तो दिख रहा है। ये जो अंग्रेज़ी में कहावत है कि कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट प्लेस फॉर द स्काउंड्रल्स, लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल्स। मतलब जो दुष्टतम व्यक्ति होते हैं उनके लिए अंतिम जगह राजनीति होती है। ये एक तरह की कहावत है, आज से 400 साल पहले कही गई। तो वो तो स्थिति है। तो ये सब लौट के फिर राजनीति को आते ही हैं, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। और राजनीति कैसे खुलती है, कितना रोल दिखाई देता है, इसमें कुछ राजनेता तो नज़र आए हैं। जैसे एक आदमी का नाम आया जो बाकायदे, है ना, एक नगर सेवक है, और वो सचिन वजह के साथ कई बार उन्हीं के केसेस में उसको भी कई बार सचिन वजह को जिस तरह अपनी अग्रिम जमानत लेनी पड़ी, एंटीसिपेटरी बेल, उसको भी साथ में लेनी पड़ी। मैं नाम नहीं ले रहा उसका, क्योंकि अभी वो प्रूव नहीं है ना, लेकिन नाम आ रहे हैं ऐसे। ये नाम बड़े छोटे स्तर के अब तक नाम आए हैं। कुछ ऐसे किसी ने उड़ा दिया, कोई पूर्वी उपनगर का कोई नेता है जो इसमें इन्वॉल्व है। भाई साहब, अब ये केस जिस स्तर को प्राप्त हो गया है, NIA के पास जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, मेरे ख्याल से बचना बहुत मुश्किल है। उस राजनेता को अपने लिए रास्ता तो बहुत कुछ मिलेगा नहीं। अब कितने हद तक गया है, कहाँ तक प्रोटेक्ट किया, वो जाने, और वो स्थिति है। हमको विश्वास रखना पड़ेगा, मुंबई पुलिस पे विश्वास रखना पड़ेगा, NIA पे विश्वास रखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन पे, न्याय, उसके आगे की जो न्याय प्रक्रिया है हमारे कोर्ट की, उन पे विश्वास रखना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि वो सब मिल करके इसके छोर को पकड़ेंगे, और इसमें जो दोषी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे अनुराग त्रिपाठी। बहरहाल अगर इस मामले की बात करें तो इस मामले में जो ताज़ा अपडेट है ये वो है कि NIA ट्रांसफ़र किए गए मुंबई सीपी परमवीर सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। इस मामले में कई सवाल हैं जिसका जवाब NIA जो है परमवीर सिंह से लेना चाह रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी और अन्य तरह की खबरों के लिए बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।